तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं हमें अपने इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रायल बैलेंस ऑफ चैटरसन ऑन 31 मार्च रिवील द फॉलोइंग बैलेंसेस। चलो तो बस फटाफट शुरू करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, बताओ ये क्या है, तो कहाँ लिखना है? ठीक है, तो आ जाओ बैलेंस शीट में। क्या नाम है? प्लांट एंड मशीनरी 90,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम परचेजेस, कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अंदर की तरफ, तो 2 परचेजेस 58,000। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन कैसे लिखते हैं इसको हम? अंदर की साइड सेल्स में से माइनस करके। तो आप सेल्स में से माइनस कर लो सेल्स रिटर्न अंदर की साइड। उसके बाद जी अगला आइटम ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड, P&L अकाउंट, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 350, तो इसे आप P&L अकाउंट में लिख लेना। टू डिस्काउंट अलाउड 350। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? बैंक चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L में ही लिख लो। टू बैंक चार्जेस 75। उसके बाद जी सन्ड्री डेटर, ये क्या है? एसेट, वेरी गुड, तो बैलेंस शीट में लिख लो सन्ड्री डेटर 45,000। उसके बाद नेक्स्ट सैलरीज, वेरी गुड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट में लिख लो टू सैलरीज 6,800। उसके बाद नेक्स्ट वेजेस, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000, तो टू वेजेस 10,000। उसके बाद फ्रेट इन, वेरी गुड, तो मैंने कहा था सामान अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट 750, तो टू फ्रेट इन। उसके बाद है फ्रेट आउट, सामान बाहर जा रहा है, तो वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L, तो P&L में लिख लो टू फ्रेट आउट 1200। उसके बाद नीचे का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च, मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक है, वॉज 35,000 एट कॉस्ट एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू वॉज 40,000। तो दोनों में से कौन सी लेते हैं? वेरी गुड, छोटी वाली। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए लोगे आप? 35,000। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा था क्योंकि एक एडजस्टमेंट होती है ना, ये आइटमों से अलग होता है, तो ये दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ का? सही, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू लेनी है 35,000, और दूसरा एसेट साइड पर लिखना है बैलेंस शीट के क्लोजिंग स्टॉक 35,000, परफेक्ट। उसके बाद इधर आ जाते हैं, अब राइट साइड में दे रखा है रेंट,
सही, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट में लिख लेते हैं। टू रेंट 2000। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L में ही लिख लेते हैं। ओहो, P&L में लिखना था, मैंने रेंट गलती से ट्रेडिंग में लिख दिया था, तो नीचे लिख देता हूँ P&L में रेंट 2000 और एडवर्टाइजिंग भी 2000। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एट बैंक, ये क्या है? एसेट बैलेंस शीट, सही, तो इसे आप बैलेंस शीट में एसेट में लिख लो, कैश एट बैंक 6900। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैपिटल, ये कहाँ? बैलेंस शीट लायबिलिटी अंदर 1,10,000, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अंदर की तरफ लिख लो 1,10,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लिखा, अंदर लिख लो 127, तो सॉल्व करके बाहर आ गया 126। उसके बाद जी अगला परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस, परचेज रिटर्न 1275, तो बाहर कितना आएगा? 56725, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है हमारी, बिल्कुल सही, तो इसको क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 800। उसके बाद लोन, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, क्योंकि लोन लेना हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो इसको आप बैलेंस शीट में थोड़ी सी जगह छोड़ के लायबिलिटी साइड लिख लो 5000। और लास्ट आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी, तो इसको भी आप लिख लो बस। तो पोस्टिंग आपकी ख़त्म हो गई। तो पोस्टिंग में कोई दिक्कत, डाउट तो नहीं है? चलो, तो बस अब हमको आंसर निकालना है, मतलब कास्टिंग करनी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की कास्टिंग करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 161, तो 161 में से आप ये चारों माइनस करके देखो क्या बैलेंस बचेगा। तो ये बैलेंस बच रहा है 53,525, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 53,525। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करना है? P&L अकाउंट में, तो P&L अकाउंट में लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 53,525। अब P&L अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा? 54,325, ठीक है। तो 54,325 में से ये सब माइनस करके आपका यहाँ बैलेंस बचेगा, तो 54,325 में से निकालो, तो ये आ रहा है जी 41,900, तो इसे क्या बोलेंगे जी? नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। और फिर इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं? कैपिटल में ऐड, वेरी गुड। तो कैपिटल में आप अंदर ऐड कर लो नेट प्रॉफिट 41,900, दोनों को जोड़ के बाहर आ गया 151,900।
अब दोनों साइड का टोटल करते हैं कि कितना आएगा, 176,900 और एसेट साइड का भी 900। परफेक्ट, तो इसका मतलब सही हो गया। तो क्लियर हो गया। देखो तो ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर तक का भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसको करने में 10 मिनट्स लगा टोटल, है ना। तो क्लियर हो गई सबकी पोस्टिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो उस पर आप स्टार लगा लेना, 2 स्टार लगा लेना, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 पॉइंट्स स्पेशल हैं। द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो आ जाओ अंदर की तरफ लिख लेते हैं कैपिटल 50,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग्स। इसके बारे में क्या बताया था, कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल में से अंदर की तरफ ही माइनस कर दो, माइनस ड्राइंग्स 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम डेटर्स, बैलेंस शीट में एसेट, वेरी गुड, तो इसे एसेट में लिख लो, डेटर्स 24,000, 24,000। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी बैलेंस शीट, सही, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिख लो, क्रेडिटर्स 16,000। उसके बाद जी नेक्स्ट आइटम है, ये है आपका स्टार पॉइंट, एडजस्टेड परचेज। ठीक है ना। अब एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला था क्या, हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड, है ना, ये फॉर्मूला था। तो इसका मतलब ये कि ये आइटम अगर हम लिख रहे हैं तो हमने इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज भी लिख लिया, और क्लोजिंग स्टॉक को एक तरह से हमने एडजस्ट भी कर लिया। तो इन तीनों के समागम को हमने एडजस्टेड परचेज बोला था, याद है, फॉर्मूला वैसे ही लिखा था हमने, है ना। तो अब इसको बस आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि हम इसको कहाँ लिखेंगे। चलो आपको तुक्का मारना हो तो कहाँ लिखेंगे, ये 3 आइटम कहाँ लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक परचेज कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमें ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है, बिल्कुल सही। तो लिख लो डेबिट साइड पर टू एडजस्टेड परचेज, और कितने रुपए, 75,700। तो एडजस्टेड परचेज 75,700, ठीक है, पहले लिख लिया। अब आपको 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, बस 2 मिनट, ठीक है ना। मुझे कुछ स्पेशल बात समझानी है जो खाली रटने से नहीं होगी, तो इसीलिए बस आप सुनते रहना, लिखना कुछ मत, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ, कुछ भी इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ। मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि मेरी परचेजेज है 60 रुपये, और उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 10 रुपये। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ये 3 आइटम ऐसे ही लिखते हैं, 2 को डेबिट में लिखते हैं, 1 को क्रेडिट में लिखते हैं, राइट। लेकिन जो एडजस्टेड परचेज है वो बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन स्पेशल आइटम है। वो स्पेशल आइटम क्या करता है, वो डेबिट वाले इन दोनों को जोड़ लेता है। तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज प्लस हो गया, और वो क्रेडिट वाले आइटम को यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देता है। तो इन तीनों के नेट इफेक्ट का आंसर क्या बन जाएगा, अगर आप एडजस्टेड परचेज का आंसर निकालोगे, मतलब एडजस्टेड परचेज का आंसर कितना निकल जाएगा, 150।
तो अब देखना बड़े ध्यान से, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर एडजस्टेड परचेज लिख दें, मान लो 150, तो बस आपको आराम से सोचना है और ये बताना है कि क्या ऊपर और नीचे जो अकाउंट बने हुए हैं वो सेम है या उस पर कोई अंतर है? सेम है, राइट। यही बात समझानी थी। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि अगर हम एडजस्टेड परचेज लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 150, तो दैट मीन्स कि अब आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखने की ज़रूरत, ना आपको परचेज अलग से लिखने की ज़रूरत, और ना आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिखने की ज़रूरत। बस ये पॉइंट मुझे समझाने के लिए डेमो करना था। बात समझ आ गई? तो जैसे ही हम एडजस्टेड परचेज लिखते हैं तो दैट मीन्स आपने वो तीनों लिख रखे हैं। तो अब ना मुझे ओपनिंग स्टॉक लिखना, ना मुझे परचेज लिखना, ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक लिखना, ये बस समझना था। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो अब चलते हैं आगे। अब अगला आइटम दे रखा है अपने को सेल्स, तो ये कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो ये अपना लिख लेते हैं बाय सेल्स, अंदर की तरफ 131। फिर उसके बाद दे रखा है उसी के नीचे सेल्स रिटर्न, तो इसको सेल्स में से माइनस कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न 1500, तो बाहर आ गया 129,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक लोन। ये क्या होता है? लाइबिलिटी, वेरी गुड, 10,000। तो इसे बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में लिख लो, बैंक लोन 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन, वेरी गुड, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कहाँ लिखेंगे? P&L अकाउंट में। तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन लोन 300। उसके बाद नेक्स्ट कैश इन हैंड, और अगला भी बता दो, कैश एट बैंक। तो ये दोनों एसेट हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट में लिख लेते हैं कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक 7,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम मिसलीनियस इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। बाय मिसलीनियस इनकम 1,000। उसके बाद जी वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, टू वेजेस 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर एसेट 33,900, तो बैलेंस शीट में लिख लो फर्नीचर 33,900। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो P&L में लिख लो कैरेज आउटवर्ड 4,500। उसके बाद जी कैरेज इनवर्ड, वेरी गुड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरेज इनवर्ड 5,000। उसके बाद जी सैलरीज, तो कौन से? P&L अकाउंट, ठीक है। तो P&L अकाउंट में लिख लेते हैं टू सैलरीज 12,000। उसके बाद रेंट
ये भी इनडायरेक्ट पीएनएल में 18,000। उसके बाद नेक्स्ट बैड डेट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में 600। तो 2 बैड डेट्स 600। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में, तो 2 डिस्काउंट अलाउड 5,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल में किस साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम हो गई। तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2600। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट है 10,000, तो बैलेंस शीट में एसेट में बिल्स रिसीवेबल 10,000। उसके बाद बिल्स पेबल, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 8,000। उसके बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, बताया था, तो कहाँ लिखना है, पीएनएल में। तो 2 इंश्योरेंस 2,000। उसके बाद कमीशन, इनकम है, कैसे पता चली, मतलब हाँ ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम नहीं बोलते, बस इनकम है, क्रेडिट साइड पर दे रखी है। अगर ये डेबिट साइड पर दे रखी होती तो ये हम मानते हैं पे करें, तो फिर एक्सपेंस हो जाता। तो ये कमीशन हमारी इनकम है, तो इसको कहाँ लिख लेंगे हम, क्रेडिट साइड में पीएनएल के बाय कमीशन 15,400। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अब वैसे तो बताया था 2, लेकिन वो यहाँ तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि या तो बता दिया था एडजस्टेड परचेज आ गई, तो बस खाली एक ही जगह लिखेंगे, कहाँ पर, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो बस ख़त्म हो गए सारे आइटम। अब कर लो टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ रहा है 129,500, उसमें से माइनस करके बैलेंस निकाल लो 42,800। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। अब पीएनएल का क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं और बैलेंस बताना कि क्या आ रहा है। तो 61,800, ठीक है, और बैलेंस 19,400। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ ले चलें, कैपिटल में, प्लस 19,400, तो बाहर कितना आ गया 59,400। अब जोड़ लो आप सारे, कितना आएगा, 24, 34, 93,400 आ रहा है मेरा तो, और एसेट साइड का भी 93,400। सही है। तो क्लियर हो गया, सिंपल। चलो परफेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं कि जिसमें हमारे को जीएसटी भी दे रखे होंगे, तो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो वो तो आपका होमवर्क है, वो तो आप अपने आप करोगे, पुराना चैप्टर है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट वो हम बनाते हैं अपनी। चलो, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो प्रोप्राइटर कैपिटल बताते रहो भाई, कहाँ लिखनी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे अंदर लिखनी है। तो लिख लो कैपिटल 119,400। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो लिख लो BR 9500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 2 वेजेस 40,970। उसके बाद नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, एसेट है, वेरी गुड। तो एसेट में लिख लेते हैं डेटर 62,000। उसके बाद अगला है बैंक लोन, लाइबिलिटी, वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख लेते हैं बैंक लोन 20,000। उसके बाद नेक्स्ट परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो लिख लेते हैं 2 परचेजेस अंदर की तरफ 256,590। उसके बाद नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये हमारी इनकम है, बिल्कुल। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना बाय कमीशन रिसीव्ड 5640। उसके बाद जी रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू रेंट 5620। उसके बाद राइट साइड में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर ड्राइंग, कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो कैपिटल में से माइनस कर दो ड्राइंग्स 10,550। उसके बाद जी नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर प्लांट एंड मशीन 28,800। उसके बाद नेक्स्ट सैलरीज, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेरी गुड। तो 2 सैलरीज 11,000। उसके बाद जी नेक्स्ट क्रेडिटर, लायबिलिटी बैलेंस शीट, वेरी गुड। तो क्रेडिटर्स 60,830। उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। तो इसको क्या करना है कहा, सेल्स भी नीचे दे रखी है, तो सेल्स में से माइनस। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिख लो अंदर की तरफ, बाय सेल्स 356,430, और इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 2,780। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पीएनएल अकाउंट में लिख लो 2, डिस्काउंट अलाउड 5870। उसके बाद जी
स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो इस सबको सारी पोस्टिंग बस याद होनी चाहिए, तो आपका ये चैप्टर फिनिश है एक तरह से। तो इस चैप्टर में बस आपको यही खेल करना है। 89,680। उसके बाद अगला आइटम है, इधर आ जाते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने रुपए है जी, 1880, ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट है कैश एसेट, 530 रुपये, तो एसेट में लिख लो कैश 530। उसके बाद नेक्स्ट आइटम रिपेयर्स, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लो रिपेयर्स 3370। उसके बाद जी फर्नीचर एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट में लिख लो फर्नीचर 8970। अब आपको बस जो मुझे नया पॉइंट सिखाना है और चर्चा करनी है वो आ गया है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। चलो, तो वैसे किसी को याद है इनपुट, हाँ शाबाश, सिखाया था ना, ये क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट। और एक बार सीधे हाथ की तरफ भी देखो, इसमें लिखा है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये क्या होते हैं, लायबिलिटी। वेरी गुड। तो अगर किसी बच्चे को मान लो तकलीफ है सेट ऑफ करने में, तो वो बच्चा चाहे तो दोनों को, इनको एसेट में लिख ले और उन दोनों को कहाँ लिख ले, लायबिलिटी में। लेकिन टीचर हो सकता है आपका एक नंबर काट ले कि भाई बच्चा जो है सेट ऑफ नहीं कर रहा। तो आपको इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी को सिखाया था ना कि क्या करना होता है, सेट ऑफ करना होता है। तो देखो स्वेतलाना दीदी ध्यान से, इनपुट सीजीएसटी है 5100 और आउटपुट सीजीएसटी है 4500। इन दोनों की लड़ाई करवा दो, कौन जीतेगा, इनपुट सीजीएसटी जीत जाएगा। कितने रुपए से, 600 से। तो एक तरह से अगर आप सेट ऑफ करवाते हो तो आउटपुट सीजीएसटी पूरा ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ इनपुट सीजीएसटी आपका कितना बच जाएगा, 600। तो आप खाली खाली इनपुट सीजीएसटी को एसेट में शो करोगे कितना, 600। समझ आ गया पॉइंट। अच्छा, इसी तरह एसजीएसटी को भी आप सेट ऑफ कर दोगे, इन दोनों की एसजीएसटी वालों की लड़ाई करवा दो, तो आउटपुट एसजीएसटी तो ख़त्म हो जाएगा और आउटपुट इनपुट एसजीएसटी कितना बच जाएगा, 600। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 600 लिखना पड़ेगा एसेट में। तो क्लियर हो गया, आपको सेट ऑफ करना है, ठीक है ना। तो अब एसेट साइड पे आ जाओ, वहाँ लिख लेते हैं हम इनपुट सीजीएसटी 600, इनपुट एसजीएसटी 600, ठीक है। तो इस पे स्टार लगा देता हूँ, बस एक यही बात सिखानी थी और तो कुछ है नहीं। बस अब अपना नॉर्मल्स आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है अगला आइटम इंश्योरेंस, ये क्या है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको आप अपना पीएनएल में लिख लो, टू इंश्योरेंस 400, उसके बाद अगला है बैंक डेबिट बैलेंस। तो बैंक डेबिट बैलेंस ये कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैंक डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस है, आपके खाते में पैसे हैं, ये वो दे रखे हैं 18,970। चलो उसके बाद जी बस ख़त्म होने वाली है कहानी। लास्ट आइटम मतलब इसमें दे रखा है बैड डेट्स, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है
3620, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लो बैड डेट्स 3620। और लास्ट आइटम तो स्टेटमेंट नीचे दे रखा होता है आपको, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ये दो जगह कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इसको दो जगह लिख लो भाइयों, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 128,960 और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 128,960। बस ओके जी, चलो सारी पोस्टिंग हो गई। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करो। अब सेल्स का बताओ, बाहर कितना आएगा सेल्स का आंसर? 353,650। ठीक है, अब टोटल करके निकालो। परचेज रिटर्न नहीं दे रखी थी कोई, तो छोड़ दो, फिर परचेज इसको बाहर ही लिख लो फिर 256,590। चलो तो निकालो जी आइसक बाबू, टोटल करके एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी यहाँ पर, तो बताओ। ठीक है, तो टोटल आ रहा है जी 482,610, 4,82,610, और माइनस करके बैलेंस बच रहा है 95,370। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लिखो आइसक भाई क्या हुआ। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है? P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 95,370। करो मानस भाई, अब टोटल बताओ P&L अकाउंट का, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा? तो टोटल आ रहा है जी 1,01,010 रुपये, 1,01,010 रुपये। तो 1,01,010 रुपये में से ये सब माइनस करो तो आपका ये बैलेंस इधर बचेगा। तो ये बच रहा है जी 69,250। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड। और ये नेट प्रॉफिट अब कहाँ ले चलें? किस में जोड़ना है? कैपिटल। तो कैपिटल में जोड़ लो नेट प्रॉफिट 69,250। तो कैपिटल का बाहर फाइनल आंसर निकालते हैं, क्या आएगा? 178,100। तो ड्राइंग्स को माइनस करना है और नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। अब टोटल कर लो दोनों साइड का, एक बार आप भी करके देखो, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो टोटल कितना आ गया जी? 258,930। ठीक है, दोनों साइड का आ रहा है बिल्कुल 258,930। तो सबको समझ आया पूरा तरीका? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो तो सर एक क्वेश्चन बस आप हमें दे दो ताकि हम भी इस आनंद का मज़ा लें और फिर चैप्टर हमारा फिनिश। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो एनालिसिस मैं करवा देता हूँ, सॉल्व आप करना। ठीक है, आइटम देख लेते हैं। तो कैपिटल, प्लांट, लैंड, सेल, फर्नीचर, ट्रेड एक्सपेंस। चलो ये बता दो एक, ट्रेड एक्सपेंस। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये आपके बेचने के खर्चे हैं। तो कहाँ लिखोगे इन्हें? P&L अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद कैश एट बैंक। अच्छा फिर से देखो दीदी, वेजेस एंड सैलरीज इकट्ठे लिखा है, तो हम किसे इम्पोर्टेंस देंगे?
फर्स्ट वर्ड को, वेजेस को, तो ये क्या माना जाएगा? डायरेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद रिपेयर, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, रिटर्न, रेंट, डिस्काउंट, ड्राइंग, बीआर, बीपी, बैड डेट्स। ठीक है। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो अब नालायक बच्चा क्या करेगा? वो तीनों इनपुट को क्या लिख देगा और तीनों आउटपुट को लायबिलिटी में। ये तो है नालायक भरी जिंदगी। लेकिन आप तो होशियार हो, तो आप क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे। तो वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो पहले तो सबसे पहला कौन लड़ाई करता है? इनपुट आईजीएसटी। हाँ, तो ये रैंक 1 थी ना, तो इनपुट आईजीएसटी लड़ने गया आउटपुट आईजीएसटी से, इन दोनों की लड़ाई हो गई। कौन जीतेगा? ठीक है, तो इसको 0 कर देते हैं। और आउटपुट आईजीएसटी कितने रुपए जीत गया, मतलब बच गया 10,000। फिर अगली लड़ाई किसकी होती है? इनपुट सीजीएसटी की और किसकी? आउटपुट सीजीएसटी की। तो इन दोनों की लड़ाई कर दो, कौन जीत गया? ऊपर वाला, ये इनपुट सीजीएसटी जीत गया 5,000। अगली लड़ाई किसकी होती है? इनपुट एसजीएसटी 10,000 और इनपुट आउटपुट एसजीएसटी 5,000। इन दोनों की लड़ाई कर दो, कौन जीत गया? इनपुट एसजीएसटी 5,000 जीत गया। फिर अगली लड़ाई कौन सी होती है? आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, इन दोनों की लड़ाई हो गई। तो कौन जीत गया? तो आइसक ने तो आंखें बंद कर ली, कह रहे सर करते रहो लड़ाई, मुझे बाद में बस सीधा विजेता बता देना कौन जीता। और आखिरी लड़ाई किसकी होगी? तो आइसक भाई सीख लो, ये काम आएंगी बातें बाद में। अरे सर छोड़ो, क्या काम आएंगी। तो इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? नहीं कोई नहीं, क्या मतलब? हाँ कोई नहीं, तो दोनों को ही 0 कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब सारी लड़ाइयाँ होने के बाद अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला? दोनों ही हार गए, मतलब कोई भी नहीं जीता, तो कुछ भी नहीं लिखना, ड्रॉ हो गया। तो मतलब आपको ये नीचे के 6 आइटम पे वाइटनर लगाना है अब। तो एक तरह से इसमें आपको बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया? तो अब आइसक भाई ने आंखें खोल ली हैं। ठीक है आइसक भाई, तो ये है फाइनल कंक्लूजन कि आपको बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं लिखना है। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो ठीक है, तो अब सवाल आपके हवाले। तो नीचे के 6 आइटम तो वैसे ही बेकार हो गए, बस अब फटाफट पोस्टिंग करके फिर बताओ कि क्या आ रहा है। चलो, तो कर लिया है बच्चों ने। तो कैपिटल लिख लिया, कहाँ लिखा बताते चलो? बैलेंस शीट, लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीन, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट सेल्स, ट्रेडिंग, फर्नीचर, एसेट, ट्रेड एक्सपेंस तो मैंने बता ही दिया, कैश एट बैंक, वेरी गुड, वेजेस एंड सैलरी भी मैंने बता दिया, ट्रेडिंग, रिपेयर्स, पीएनएल, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर, वेरी गुड, परचेज रिटर्न। ठीक, रेंट में कई बच्चों ने गलती करी हो सकती है। रेंट आपको जो दे रखा है उसकी वैल्यू क्रेडिट साइड दे रखी है ना, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि ये रेंट आपको मिला है, रिसीव हुआ है, ये आपकी इनकम है, क्योंकि तभी तो उसको क्रेडिट साइड दे रखा है ना। क्रेडिट साइड देने का मतलब है कि ये रेंट क्या है, आपको मिला है। तो इसे आपको क्रेडिट साइड पर लिखना है, कहाँ? पीएनएल अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट, पीएनएल अकाउंट, ड्राइंग, कैपिटल से माइनस बीआर, एसेट बीपी, लायबिलिटी और बैड डेट। ठीक है, वेरी गुड। नीचे के तो सारे 0 हो ही गए। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 190। ठीक है, 190। तो मेरा भी यही है। किताब वालों का क्या आ रहा है? यही आ रहा है।
ओके, उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,60,000। ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट 1,60,000 और बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख। ठीक है, तो मेरा भी यही आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो क्लियर है सब बच्चों को? चलो, तो बस यही था मेरी तरफ से। तो पूरा आपका चैप्टर समाप्त और सारी बातें फिनिश।